नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब क्लासेस खन्ना क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 33वें नंबर का वीडियो, जिसमें हम अध्याय 6 कक्षा 10 के लिए समाज विज्ञान विषय को पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज टॉपिक रहने वाला हमारा मानवकृत आपदाएं एवं प्रबंधन। हम पिछले वीडियो में प्राकृतिक आपदाएं और उनके प्रबंधन को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मानवकृत आपदाएं एवं प्रबंधन। तो इसी वीडियो के साथ आज हमारे अध्याय 6 समाप्त हो जाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाप्त हो ही जाना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा जो भूगोल का चैप्टर है समाज विज्ञान विषय के अंतर्गत वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल से हम इतिहास या नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि समाज विज्ञान 4 विषयों को मिला के बना हुआ है, जिसमें भूगोल शामिल होता है, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो देखेंगे क्या चालू करेंगे, लेकिन आज पहले इसको समाप्त कर देंगे। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा वीडियो लग रहा है, बहुत अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप ही की इन कमेंट्सों से हमको ऊर्जा मिलती है, जो कि हमें और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करती है। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खन्ना क्लासेस यानी कि आप यूट्यूब अपना ओपन करिए, मोबाइल में, लैपटॉप में, जहाँ भी आप देखते हों, और उसमें खन्ना क्लासेस लिखिए आप, KHANNA खन्ना क्लासेस, तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, मानवकृत आपदाएं एवं प्रबंधन। देखो बच्चों, मानवकृत आपदाएं, इसमें क्या क्या है। मानवकृत आपदाएं आप समझ चुके हैं पहले की क्लासेस में कि आपदाएं मीन्स परेशानी, समस्याएं। प्राकृतिक माने प्रकृति की वजह से हमको जो समस्याएं आती हैं, प्रकृति की वजह से जो आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ हमने पढ़ा था, बाढ़ आपदा, सूखा आपदा, भूकंप, सुनामी, ये सब आपदाएं थी प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं मानवकृत आपदाएं, वो आपदाएं जो मानव की वजह से उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आणविक, जैविक और रासायनिक आपदा। आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया है। आप और हम जानते हैं कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान का ज़माना है, और विज्ञान है तो उसकी वजह से कुछ तकनीकी आई, जिससे मानव का जीवन सुखी और समृद्धशाली हुआ है। क्योंकि आज पहले एक दूसरे की खबर किसी को नहीं होती थी, आज सबके हाथ में मोबाइल्स हैं। 1 मिनट में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, कुछ ही क्षण में हम अपने दूर बैठे परिवारजन या रिश्तेदार की हम खबर ले सकते हैं। तो विज्ञान से हमारा सुख सुविधाओं में इजाफा हुआ है। अब देखो, रासायनिक गैस रिसाव, ये एक आपदा थी। आणविक, जैविक या रासायनिक आपदा हम जिसको बोलते हैं, उसमें रासायनिक गैस की वजह से क्या आपदा आई उसके बारे में बात की गई है। तो रासायनिक गैस रिसाव 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में घटना घटी थी। उसमें क्या हुआ था, ये सबसे विनाशकारी घटना थी आज तक की औद्योगिक रासायनिक आपदा। यानी कि जो इंडस्ट्री थी, जो औद्योगिक क्षेत्र था, वहाँ से केमिकल का रिसाव हुआ, रासायनिक रिसाव हुआ। यह एक त्रासदी, एक प्रौद्योगिकी घटना का परिणाम थी। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड और अन्य अभिकृत उत्पादों सहित 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत जहरीला गैस यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से रात लगभग 12 बजे ऋषि और हवा के साथ बह गई। कौन? जहरीली हवा। उस हवा में क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक की एक जहरीली गैस थी। तो वो ऋषि यानी रिसाव हो गया उसका फैक्ट्री से, और वो हवा के साथ मिक्सअप होकर बह गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 3600 लोग मरे और अनेक रोगग्रस्त हुए। तो ये बहुत ही बड़ी घटना थी, भोपाल में हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को, जिस घटना के बारे में आज भी कई जगह जिक्र किया जाता है। दूसरे हम देखते हैं ये आपदा कैसी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। परमाणु बम गिराए गए, जिससे क्या हुआ, भीषणतम त्रासदी थी, सबसे ज़्यादा त्रासदी हुई। यानी कि ये हम पढ़ रहे हैं मानवकृत आपदाएं। मानव ने ही ये गैस बनाई थी, उससे वो घटना हो गई। मानव ने ही ये परमाणु बम बनाए, उससे घटना हो गई। यानी कि हम मानवकृत आपदा पढ़ रहे हैं ना, कि मानव की वजह से जो आपदाएं आई। अगला देखिए, टिड्डी दल का आक्रमण, कीटों द्वारा फैलने वाले रोग जैसे प्लेग, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू आदि जैविक आपदाएं हैं। इनसे बचने के लिए भी उपाय करने आवश्यक हैं। तो औद्योगिक और रासायनिक आपदाएं मानव प्रदत्त आपदाएं हैं। इनकी शुरुआत बड़ी तेज़ी से बिना किसी चेतावनी के हो सकती है। रासायनिक रिसाव मानवीय गलती, प्रौद्योगिकी की खराबी या प्राकृतिक क्रियाकलापों से हो सकता है। जैसे औद्योगिक और रासायनिक जो आपदा होती है वो मानव के द्वारा प्रदान की आपदा हैं। ये आप ऊपर दिए गए तीनों एग्जाम्पलों से समझ चुके होंगे, क्योंकि मिसाइल आइसोसाइनेट जो घरेलू गैस का रिसाव हुआ वो भी मानव ने बनाई थी। जो परमाणु बम गिराए गए वो भी मानव ने बनाए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो टिड्डी दल, कीटों को फैलने वाले रोग जो भी होते हैं उनको बचाव के लिए हम दवाइयाँ बनाते हैं, उनसे भी फैलती हैं बीमारियाँ। तो अब जो प्राकृतिक आपदाएं थी जैसे कि बाढ़, सूखा, उसके बारे में हम फिर भी पहले से हमको इन्फॉर्मेशन होती है, पहले से सूचना मिल जाती है। लेकिन जो एक रासायनिक ये जो आपदाएं हैं ये बिना किसी चेतावनी के फैल सकती हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें केमिकल है, उसका रिसाव हो गया, किसी को कुछ नहीं पता। इंडस्ट्री में कुछ खराबी आ गई, उससे कुछ आपदा आ गई, तो उसका भी हमको कुछ नहीं पता है। तो रासायनिक रिसाव मानवीय गलती, प्रौद्योगिकी खराबी या प्राकृतिक क्रियाकलापों से हो सकता है। अब इसके क्या प्रभाव रहे वो देखते हैं। देखिए प्रभाव, आणविक, जैविक और रासायनिक आपदा से शरीर का बाह्य और आंतरिक भाग प्रभावित हो सकता है। यानी कि शरीर, जो हमारा शरीर है उसके बाहरी भाग, हाथ, पैर, आँख, इनमें भी कुछ नुकसान हो सकता है और आंतरिक भागों में भी नुकसान हो सकता है। रासायनिक आपदा हृदय, मस्तिष्क इत्यादि को प्रभावित करते हुए या शरीर को हमेशा के लिए पंगु भी बना सकता है। जो भोपाल त्रासदी हुई थी उसमें इतने लोग गंभीर रूप से बीमारी ग्रस्त हो गए हैं कि आज भी वो उन बीमारियों से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो रसायनों के जल, वायु और भूमि के साथ मिलने पर पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तथा इसके प्रभाव में फसल, पशु पक्षियाँ, अन्य जीव मरने लगते हैं और इनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे रासायनिक केमिकल है, फैक्ट्री से निकला और हमने किसी अगर नदी, तालाब में कहीं डाल दिया और उसका पानी कहीं खेती, कृषि कार्य के हित उपयोग कर लिया गया, तो वो पानी तो जहरीला हो गया और उस पानी से जो खेती होगी उसमें वो पोषक तत्व तो नहीं पाए जाएंगे जो कि मनुष्य को मिलना चाहिए। तो उनसे क्या होगा, उनसे फिर बीमारियां होती हैं। और जिस तालाब में आपने उस जहरीले पानी को डाल दिया, फैक्ट्री के पानी को डाल दिया, तो उससे जो वहाँ मछलियाँ होंगी वो मर जाएंगी, जो जीव जंतु उसमें होंगे वो मर जाएंगे। हम पशुओं को पानी पिलाने, नहलाने ले जाएंगे तो उनको भी गंभीर बीमारियाँ हो जाएंगी, इवन मौत भी हो सकती है। तो ये सारे प्रभाव हैं इन रासायनिक, आणविक, जैविक जो आपदा हैं उनके। अब दुष्प्रभाव को कम करने के लिए संभावित कुछ उपाय हैं, उपाय भी हैं। देखिए उपाय में क्या है, दुष्प्रभाव को कम करने के संभावित उपाय। तो पहला उपाय है कि खतरनाक रसायनों के उपयोग, भंडारण और बचाव के तरीके से संबंधित जानकारी सरल भाषा में आम नागरिक तक पहुंचाना। यानी कि हमको आम नागरिक तक ये जानकारी पहुंचानी पड़ेगी कि जो रसायन हम यूज़ कर रहे हैं या जो हम सामान भंडार इकट्ठा कर रहे हैं, तो इनसे जो बीमारियां हैं उनसे हम किस तरह बच सकते हैं, तो हमको लोगों तक पहुंचानी होगी। अगला है कि रिहायशी क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग और दूर रखा जाना चाहिए। औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों में मध्य हरित पट्टी होना चाहिए। देखिए जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर बहुत सी आबादी रहती है, औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे उद्योग लगे होते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया, तो आपने देखा होगा हर जगह इंडस्ट्रियल एरिया इसी पॉइंट की वजह से शहर से दूर लगाए जाते हैं। जैसे भोपाल में इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर है, मंडीदीप में, तो भोपाल से दूर है।
इंदौर में देखें तो पीथमपुर भोपाल से दूर है, और हम बात करें मालनपुर हमारे ग्वालियर से भी दूर है और भिंड से भी दूर है। तो इस तरह से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं और रिहायशी क्षेत्र हैं, रिहायशी क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग रखा जाता है। अगला पॉइंट है कि दुर्घटना की स्थिति का मुकाबला करने की समझ विकसित करने के समय समय पर नकली अभ्यास मॉक ड्रिल कराना चाहिए। यानी कि जो फैक्ट्री में के जो कर्मचारी हैं, सुपरवाइज़र हैं या वहाँ जो भी कर्मचारी हैं, उनको कोई आपदा आ जाए उससे किस तरह बचा जाए, उसके लिए क्या मॉक ड्रिल क्या होता है, एक नकली अभ्यास होता है। खुद कहीं कचड़े में आग लगा देंगे और अचानक से सायरन बजा देंगे, ये एज ए प्रैक्टिस। तो वो देखा जाता है कि किस तरह लोग एक्टिव हैं, कितनी जल्दी इस पर काबू पा लेंगे, कितनी जल्दी क्या एक्टिविटी करेंगे। तो नकली अभ्यास समय समय पर कराते रहना चाहिए। अगला है कि अग्निरोधी चेतावनी प्रणाली में सुधार करना चाहिए। जो भी हमारे सिस्टम हैं अभी कि आग को रोकने के जो भी अभी उपकरण हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए, उनको यानी कि और अच्छा बनाना चाहिए। अगला है कि जहरीले पदार्थों के भंडार की क्षमता सीमित ही रखा जाए। जो जहरीले पदार्थ हैं उनके भंडारण ज़्यादा ना बढ़ाए जाएं कि हम उनकी देखरेख ना कर सकें, इसलिए उनको कम मात्रा में ही रखा जाना चाहिए। और अगला है कि उद्योगों के लिए बीमा और सुरक्षा संबंधी कानून सख्ती से लागू होने चाहिए। जो भी इंडस्ट्री हैं उनके लिए बीमा और सुरक्षा संबंधी यानी कि उनका बीमा ज़रूर होना चाहिए कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो उससे जो प्रभावित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जा सके, और वहाँ उनकी जो सुरक्षा संबंधी जो कानून बने हुए हैं उनको भी सख्ती से लागू कराया जाए। यानी जो नियम है वो नियम रहने चाहिए। जैसे कहीं अगर ज्वलनशील पदार्थ रखे हैं तो उनके पास में आग बुझाने के संयंत्र भी उपलब्ध होने चाहिए। ये मैंडेटरी हो, बहुत ही सख्ती से लागू होना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम अगली आपदा के बारे में, बम विस्फोट। क्योंकि बम भी इंसान ने ही बनाया है। अगर बम विस्फोट होता है तो उससे क्या क्या हानि होगी और उससे कैसे बचा जा सकता है या बचने के क्या उपाय हैं। तो देखिए, अनेक मामलों में विस्फोटक सामग्री सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी परिवहन जैसे अप्रत्याशित स्थानों पर रखी जाती है। वर्तमान में कार बमों में वृद्धि हो रही है। इनसे सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं। देखिए, बम विस्फोट कई क्या होता है कि हमारे देश में कुछ आतंकवादी गतिविधि करने के लिए कुछ आतंकवादी आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सड़कों के किनारे या बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, सरकारी बसों में, ट्रेनों में बम छुपा देते हैं। ठीक है, तो आजकल क्या कार बमों में वृद्धि हो रही है, यानी किसी भी कार में बम लगा दिया हमने। तो इनसे हम किस तरह बचें, उनके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो उसमें पहला उपाय है कि यदि कहीं कोई पैकेट नज़र आता है और संदेह होता है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अतः उसे छूना नहीं चाहिए। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी संदेह वाली चीज़ अगर दिखती है, कहीं भी कुछ दिखता है, तो आपको तत्काल उसको छूना नहीं है, उसे सावधानी बरतना है और तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, देखिए लिखा है ना, संदिग्ध वस्तुओं के पास ना तो स्वयं जाएं, ना ही दूसरों को जाने दें, और पुलिस को तुरंत सूचित करें। ठीक है, तो ये हो गया। अगर बम विस्फोट वाली बात है तो क्या करना है, संदेह वाली चीज़ देखनी है तो उसको ज़रूर उससे सावधान रहें, दूर रहें, किसी को जाने ना दें उसके पास, खुद भी ना जाएं और पुलिस को सूचित करें। अब देखिए, अगला टॉपिक है सामान्य मानवीय आपदाएं, जैसे आग, सड़क, हवाई घटनाएं एवं महामारी। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पहले आग के बारे में। सामान्य मानवीय घटना है, लगती है, ये भी घटना ही है, इससे जान माल की हानि भी होती है। तो देखिए आग के बारे में, आग बहुत खतरनाक होती है, आप सब लोग भी जानते हैं। चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि सभी प्राकृतिक आपदाओं को मिलाकर जितने लोगों की मृत्यु होती है उससे कहीं अधिक लोग आग में जलकर मरते हैं। आग लगने के कई कारण होते हैं, जैसे बिजली के हीटर, खाना पकाते समय होने वाली दुर्घटनाएं, बिजली की वायरिंग क्षमता से अधिक भार, कमज़ोर वायरिंग, कूड़ा करकट में लगी आग, आगजनी, बारूदी पदार्थ आदि। अब देखिए, घरों में आग की रोकथाम के लिए उपाय, कुछ बुनियादी उपाय बताए गए हैं, कुछ युक्तियाँ बताई गई हैं और उनको पढ़ते हैं। क्या है, पहला है आग से बचाव के बुनियादी नियम और बाहर जाने का रास्ता सदैव में ध्यान रखें।
यानी कि अगर कहीं आग लगी है तो वहाँ से पहले भागने का रास्ता हमको पता होना चाहिए, या कहीं हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं हम मॉल शॉपिंग वगैरह में जा रहे हैं तो हमको ये अलर्ट रहना चाहिए कि कहाँ से आग लगने के दौरान हमको बाहर निकल के जाना है। अगला पॉइंट है कि घर में भीतर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ ना रखें, यानी घर में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ ना रखें। यानी ये नहीं कि एक ड्रम भर के पेट्रोल हम घर में रखे हुए हैं, एक ड्रम भर के डीजल घर में रखे हुए हैं। अगर धोखे से कहीं छोटी मोटी आग लगती भी है और उस बहुत ज्वलनशील पदार्थ रखा और उसमें कहीं आग लग गई तो पहले तो सिर्फ छोटी सी आग है, कुछ चीज़ें जलेंगी, लेकिन अगर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ में कहीं लग जाएगी तो सारा का सारा घर उड़ जाएगा। आसपास के जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन एरिया होगा, घर होंगे, वो सब उड़ जाएगा। इसलिए घर के भीतर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ ना रखें। अगला पॉइंट है कि घर में एक अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें और इस्तेमाल करना सीखें। घर के प्रत्येक सदस्य को इसके इस्तेमाल का तरीका सिखा दें। यानी कि घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र, उसको ज़रूर रखें और इस्तेमाल करना सीखें और घर के सभी सदस्यों को सिखाएं कि अगर आग लगे तो इसी की मदद से आग को बुझा दें। अगला है जब घर से बाहर जाएं तो बिजली और गैस के सभी उपकरण बंद करके जाएं। चौथा है कि एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण ना लगाएं। अगला है कि माचिस को बच्चों के हाथ ना लगने दें, घर के भीतर किसी को भी बीड़ी सिगरेट ना पीने दें, और स्पेशली माचिस तो बच्चों से बचा के दूर रखना ही चाहिए। अगला पॉइंट है कि अलमारी और अन्य फर्नीचर लगाकर घर या कमरे का प्रवेश मार्ग बंद ना करें। अगला पॉइंट है कि आग लगने के कारण जानने और आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करें कि आग लगी कैसे और हमें क्या करना है। आग लगने का दमकल विभाग को बुलाएं। आग लगने पर दमकल विभाग को बुलाएं और उन्हें अपना पता और आग की प्रकृति और स्थान की सूचना दें। उनको पूरी डिटेल देनी चाहिए कि आग बिजली से लगी है, ये आग बिजली से लगी हुई आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, या कहीं माचिस अगरबत्ती वगैरह से आग लगी है। यानी हमको पूरी डिटेल देना चाहिए जिससे कि वो उस प्रकार से तैयारी करके आपके पास आएँ। अगला पॉइंट है कि जिस गलियारे में धुआं हो वहाँ हाथों, पैरों, पेट की ओर लेंघने का प्रयास करें, क्योंकि फर्श पर धुआं कम होता है। अब देखिए, कहीं बहुत आग लग चुकी है और आप वहाँ पे फंस चुके हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं, तो आपको पेट के बल लेट जाना चाहिए और रेंगते रेंगते बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो धुआं होता है वो हमेशा सरफेस से ऊपर की ओर चलता है, तो नीचे धुआं कम पाया जाता है। तो आप धुएं से बच सकते हैं और धीरे धीरे वहाँ से रेंगते रेंगते निकलने का प्रयास करेंगे तो आप निकल भी जाएंगे। देखिए, अगला पॉइंट है कि अपने घर से बाहर निकलने के कम से कम 2 रास्ते तय करें। वर्ष में कम से कम 2 बार घर के बाहर निकलने की अपनी योजना का अभ्यास करें, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। अगला है कि घर में तरल पदार्थों, रसायनों, गैस सिलेंडरों जैसी जोखिमपूर्ण सामग्री का भंडारण ना करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सड़क दुर्घटना की। सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं आजकल। सड़क व्यवस्था बेहतर संपर्क और सेवा के लिए बनाई जाती है। क्यों बनी है? बहुत बेहतर संपर्क हो, वो हमारी सारी व्यवस्था बन जाए अच्छे से। लेकिन वाहन चालकों की जल्दबाजी और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला तो यातायात नियमों का उल्लंघन करना, दूसरा तेज़ गति से गाड़ी चलाना, तीसरा शराब पीकर गाड़ी चलाना, चौथा वाहनों तथा सड़कों के रखरखाव में कमी, यानी कि वाहन भी हमारे ठीक मेंटेनेंस नहीं है और सड़क भी सही मेंटेनेंस नहीं है। सड़क में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, गई गाड़ी स्पीड में घुस गई उसमें एकदम गड्ढे में। ठीक है, ये 4 कारण हैं। अब उपाय क्या है कि वाहन तभी चलाएं जब आप उसके लिए पर्याप्त सक्षम हों। ठीक है, और सड़क पर सुरक्षित रहने का सबसे बढ़िया तरीका है अपनी लेन में चलने के नियम का पालन करें, सड़क नियमों की जानकारी रखें, उनका पालन करें, बारिश के मौसम में वाहन चलाने में सावधानी रखें, वाहन चलाते समय गति को अचानक तेज़ या कम ना करें, क्योंकि अचानक तेज़ या कम करते हैं तो आगे वाले और पीछे वाले वाहन जो आ रहे होंगे उनको आइडिया नहीं लगता है। और आप स्लोली स्लो करेंगे तो पीछे वाला भी अपनी गाड़ी को स्लो कर लेगा। आप 40 पे जा रहे हैं, वो भी 40 पे जा रहा है, 40 पे जा रहे हैं, वो भी 40 पे जा रहा है, आपने अचानक से 10 पे कर दी स्पीड, तो वो अचानक से 40 पीछे वाला 10 नहीं कर पाएगा, आके स्ट्राइक कर जाएगा, आप में टक्कर दे ही देगा।
आप धीरे धीरे करेंगे 40, 30, 20 तो वो समझ जाएगा गाड़ी स्लो हो रही है तो वो भी अपनी गाड़ी स्लो कर लेगा। अगला है कि अपने वाहन निर्माता द्वारा बताई गई गति पर वाहन चलाएं। अगला है कि सड़क पार करते समय सड़क के दोनों तरफ देखें। अगला पॉइंट है कि अगले से अपनी अगली गाड़ी से आगे निकलने का अनावश्यक प्रयास ना करें। अगला पॉइंट है यदि वाहन पानी में डूब जाता है तो खुली खिड़की से निकलकर बाहर आ जाएं। अगर पानी में वाहन कहीं डूब जाता है, कहीं नदी नाले में कार चली गई है, तो जो खिड़की खुली हुई उससे निकल के बाहर आ जाएं आप। अगला है कि आग लगने की स्थिति में जितने जल्दी संभव हो वाहन से बाहर निकल आएं और सामान की चिंता ना करें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें। हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाएं। ये सब सड़क दुर्घटना के बारे में और उनसे बचने के उपाय दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं रेल दुर्घटना की। रेल दुर्घटनाएं रखरखाव की कमी, मानवीय त्रुटि अथवा तोड़ फोड़ की कार्रवाई के कारण पटरी से उतरने से होती है। रेल दुर्घटनाओं से सुरक्षा के उपाय निम्नलिखित हैं। देखिए, रेल दुर्घटनाएं क्या होता है, रखरखाव की कमी, अगर मेंटेनेंस की कमी है, पटरी पर किसी ने तोड़फोड़ कर दी है या मानवीय त्रुटि कहीं हो गई सिग्नल वगैरह देखने में, या सिग्नल किसी को ऑन ऑफ करने में, या किसी ने तोड़फोड़ कर दी है पटरी पर, रूट पर, तो उससे पटरी से गाड़ी उतर जाएगी। तो तोड़फोड़ कर दी आपने तो पटरी से गाड़ी रेल उतर जाएगी, उससे दुर्घटना हो सकती है। तो ये 3 ही मेन कारण होते हैं जिससे रेल दुर्घटना होती है, लेकिन इनकी सुरक्षा के कुछ उपाय भी हैं। अब उसमें देखते हैं क्या क्या है। कि पहला पॉइंट है कि रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल और स्विच बैरियर का ध्यान रखें। स्विंग बैरियर, उनके नीचे से निकलकर क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश ना करें। जो रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ पे बैरियर लगे होते हैं, तो उनको देख के हमको निकलना चाहिए। ये नहीं कि उसने बैरियर को बंद किया, गेट को, फाटक बंद किया और आप फिर भी निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, यदि क्रॉसिंग पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है तो पट्टी पार करने से पूर्व वाहन से उतरकर पट्टी के दोनों तरफ दृष्टि डालें। यानी कि अगर ये रेल की पटरी है और यहाँ फाटक लगा हुआ है, नो 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 नो, ऐसे फाटक नहीं होगा। ये रेल की पटरी है और ये हमारी सड़क है, ये रोड है हमारे, और यहाँ फाटक लगा है और कोई नहीं है, तो हमको उतर के पहले देख लेना चाहिए इधर और इधर की ट्रेन तो नहीं आ रही है, तो हमको पार करना चाहिए। अगला है कि ज्वलनशील सामग्री लेकर ना चलें। रेलगाड़ी में बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अगला पॉइंट है, रेलगाड़ी में सफ़र करते समय दरवाजे पर ना खड़े हों, ना ही बाहर की तरफ झुकें। अगला है कि आपातकालीन खिड़की का दुर्घटना के समय बाहर निकलने हेतु उपयोग करें और आपातकालीन चेन को बिना ज़रूरत के ना खींचें। यानी कि जो इमरजेंसी विंडो होती है उसमें आपातकालीन खिड़की, अगर कहीं दुर्घटना कुछ हो गई है तो आप उस खिड़की से बाहर निकल सकते हैं और आपातकालीन स्थिति में चेन को खींच सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो चेन को नहीं खींचना चाहिए। अब बात करते हैं हम हवाई दुर्घटना की। हवाई जहाज़ में यात्री की सुरक्षा अनेक कारकों से प्रभावित होती है। बहुत सारे कारण होते हैं वहाँ पे। हवाई जहाज़ से यात्रा निम्न स्थितियों में जोखिमपूर्ण होती है, जैसे जहाज़ में आग लगना, जहाज़ के ज़मीन पर उतरते और उड़ान भरने की स्थितियों में, पहाड़ी प्रदेशों में आने वाले तूफान, हाईजैकिंग, बमों से आक्रमण। हवाई जहाज़ में प्रवेश के बाद निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, या तो हवाई जहाज़ में आग लग गई तो आप वहाँ से, ट्रेन तो है नहीं कि आप कूद जाएंगे। एक जहाज़ ज़मीन पे जब उतरता है तो अचानक से स्ट्राइक करता है उस पर, सड़क पर, रनवे पर, एयरपोर्ट के अंदर जो रनवे बने होते हैं, तो जहाज़, ये रनवे है और जहाज़ उतरता है तो अचानक से स्ट्राइक करता है ऐसे। तो उस समय और उड़ान भरने के समय, तो जैसे उड़ान भरता है, ठीक है, इन 2 जगहों पे दुर्घटना के चांस होते हैं। और पहाड़ी प्रदेशों में तूफान आने के समय, हाईजैकिंग, बमों के आक्रमण, किसी ने बम गिरा दिया, तो हवाई जहाज़ तो अब ऊपर उड़ रहा है आसमान में बहुत ऊंचाई पर, तो वहाँ तो आप फिर कुछ कर नहीं सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है, विमान चालक द्वारा
विमान चालक दल द्वारा सुरक्षा के संबंध में जो बातें बताई गई हैं उन पर ध्यान दें। अगला पॉइंट है कि सुरक्षा निर्देश कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो भी वहाँ सुरक्षा के लिए कार्ड रखे हैं उनको पढ़ें। अगला यह पता कर लें कि निकटतम आपातकालीन निकासी कहाँ है और आपातकाल में उसे कैसे खोलना है, इनकी इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है और इसको अगर कोई घटना हो जाती है तो हम उसको कैसे खोल के बाहर जा सकें। अगला है कि जब सीट पर बैठे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य बांध लें। अगला है कि हवाई दुर्घटना में फंस जाने पर शांत रहें और चालक दल की बात ध्यानपूर्वक सुनें और उनके बताए गए अनुसार ही कार्य करें। केबिन चालक दल का दायित्व है कि यात्रियों को सुरक्षित उतारने में मदद करे। अगला पॉइंट होता है उसमें कि आपातकालीन दरवाज़ा खोलने की कोशिश स्वयं करें। खिड़की के बाहर दृष्टि डालें। इस दरवाजे के बाहर आग दिखाई देती है तो दरवाजे ना खोलें, अन्यथा आग की लपेटें केबिन तक फैल सकती हैं और जहाज़ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढें। अगला पॉइंट है कि यह ध्यान रखना आवश्यक है धुआं ऊपर की तरफ चढ़ता है। यदि केबिन में धुआं है तो नीचे रहने का प्रयास करें। फर्श में लगी आपातकालीन लाइट के मार्ग का अनुसरण करते हुए निकास द्वार तक जाएं। कोई कपड़ा या रूमाल को नाक को मुंह पर ढक लेवें। अगर जहाज़ में कोई घटना हो जाती है तो इस एक कुछ सावधानियाँ हैं, इन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम महामारी आपदा, जिसकी बात करते हैं अब हम बात करेंगे महामारी आपदा की। थोड़ा सा और बचा है फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आज थोड़ा लंबा होगा वीडियो मैं जल्दी कोशिश करता हूँ। देखिए, महामारी आपदा, महामारी को किसी ऐसे रोग अथवा स्वास्थ्य संबंधी अन्य घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो असाधारण अथवा अप्रत्याशित रूप में बड़े पैमाने पर फैल जाते हैं। जैसे महामारी कोरोना अचानक फैल गई, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है, असाधारण और अप्रत्याशित रूप से बड़े पैमाने पर फैल जाती है। महामारी अथवा प्रकोप की स्थिति तब होती है जब किसी रोग विशेष से ग्रस्त मामलों की संख्या अनुमान से बहुत अधिक हो जाती है। इससे आपातकालीन नियंत्रण उपाय करना जरूरी होता है। कोई भी महामारी तेजी के साथ अथवा अचानक फैल सकती है। किसी रोग विशेष से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने से महामारी का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में रोग वाहकजनक प्रजनन स्थलों में वृद्धि, रोग संभावकों की मृत्यु के आधार पर महामारी का पूर्वानुमान का पूर्वज्ञान लगाया जा सकता है। यानी कि कोई एक बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, लोगों का बहुत जल्दी लोग बीमार हो रहे हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि महामारी है। लेकिन कितने ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोगों का अचानक फैल जाना, इससे भी हम समझ सकते हैं कि महामारी कितनी बड़ी है और कहाँ तक फैल सकती है। ठीक है, अब महामारी के कारण व प्रभाव, क्या कारण रहेंगे और उनके प्रभाव क्या होंगे। तो महामारी या प्रकोप का प्रमुख कारण होता है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ अथवा कवक होते हैं, है ना। वायरस होता है, विषाणु हैं, जीवाणु हैं, यही सब होते हैं। खाद्य पदार्थों अथवा पेयजल का संदूषण, यानी हमारे खाने की चीज़ें हैं, पीने का पानी है, वो हमारा प्रदूषित हो गया है। या बारिश के मौसम में मच्छरों की वृद्धि, पर्यटक और प्रवासी लोगों की अत्यधिक भीड़, या तो मच्छरों की वृद्धि बहुत हो गई या फिर जो बाहर से आने वाले लोगों की बहुत भीड़ हो गई और वो कुछ बीमारी वो लेकर आ गए हैं। या वातावरण पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी महामारी का प्रकोप लाता है। हमारा जो वातावरण है उसमें भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कुछ महामारी हो गई है। अगला है कि महामारियाँ रोग एवं मृत्यु के लिए जिम्मेदार होती हैं। महामारियों से समाज में विघटन होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। ठीक है, क्योंकि महामारी ऐसी बीमारी होती है, ऐसा कोई एक रोग है, बहुत बड़े रूप में फैल गया होता है तो उसको महामारी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि मृत्यु भी होने लगती है लोगों की, वो मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार हो जाती है। उससे समाज में विघटन भी होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। महामारियों से ऐसे लोग अधिक प्रभावित होते हैं जो कुपोषित होते हैं या अस्वच्छकर हालातों में रहते हैं, जहाँ जल आपूर्ति घटिया होती है और जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता नहीं होती। अब देखिए, इसमें बोला गया यहाँ से कि ऐसे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो कुपोषित होते हैं, यानी कि जो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है इतनी रोगों से लड़ने की, या वो साफ़ सफाई वाली जगहों पर नहीं रहते हैं, या बहुत बेकार पानी पीते हैं, या फिर वहाँ पर स्वास्थ्य सेवा भी बहुत लाचार हैं। तो जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है वे महामारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे कोरोना में भी क्या है कि अगर आपकी इम्यूनिटी सही है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, तो आपको कोरोना कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपको हो जाएगा तो आप उससे
ठीक होके वापस आ जाएंगे। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है तो वो हावी हो सकता है, बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगी और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो यदि किसी स्थान पर प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी, बाढ़, चक्रवात, सुनामी पहले आ चुकी हो तो महामारी का प्रकोप जीवन के लिए भयावह स्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। आप समझ गए होंगे महामारी क्या होती है, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है। अब संभावित उपाय देखिए उपाय महामारी के। तो महामारी के विन्यास को रोकने स्वास्थ्य सेवाओं का राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है। अतः राज्य, जिला, केंद्र, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों की पूर्व तैयारी और तालमेल बनाना आवश्यक होता है। कोरोना के केस में भी ऐसा ही किया जा रहा है। कोरोना तो राज्य स्तर से क्या, देश स्तर से चल रही है और ग्रामीण लेवल तक, एक एक गली मोहल्ले तक लोगों के बचाव के लिए स्वास्थ्यकर्मी जो हमारे लगे हुए हैं। अगला है कि जिन महामारियों के घटने की आशंका किसी क्षेत्र में है तो जवाबी कार्रवाई के रूप में उसकी आकस्मिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और नियमित निगरानी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उपलब्ध दवाओं, टीका, प्रयोगशाला इकाइयों, डॉक्टरों, सहयोगी स्टाफ की संख्या दर्शाने वाली सूची तैयार की जानी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग संभव हो सके। यानी कि अगर हमको लग रहा है किसी क्षेत्र में बीमारियां कम होने वाली हैं तो हम उस क्षेत्र के डॉक्टर सबकी एक लिस्ट बना के रखें, दवाइयों की, सब चीज़ों की तैयारी कर लें। उस बीमारी कम हो रही है तो हम लोग थोड़ा सा फ्री और रिलैक्स हो रहे हैं तो उसमें हमको तैयारी कर लेना चाहिए और एक लिस्ट बना लेनी चाहिए सब लोगों की। जब बीमारी फिर बढ़ती है तो हम तुरंत एक्शन में दोबारा से आ जाएं। अगला है कि महामारियों एवं उनके सुरक्षा उपायों पर आधारित प्रशिक्षण सभी स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इसे क्षमता निर्माण के साथ बेहतर ढंग से आपात स्थिति में कार्य लिया जा सकता है। अगला है कि टीकाकरण के जरिए व्यक्तित्व बचाव और दुष्प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। अगला है कि संक्रमण वाहनों के सामान्य स्रोतों से भी निपटना आवश्यक है। स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाना, रोग वाहक के प्रजनन स्थलों का पता लगना, धुआं देने का अभियान, कीटनाशकों छिड़काव, अपशिष्टों के निपटान के तरीकों में सुधार और जल स्रोतों को संक्रमण से मुक्त करना मुख्य संभावित उपाय हैं। देखिए, ये उपाय था कि टीकाकरण किया जाए। जैसे ही कोरोना महामारी जो है उसका टीका बन जाएगा, वैक्सीन बन जाएगी तो ऐसे ही टीकाकरण अभियान चलेगा और सबको टीकाकरण किया जाएगा। अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि जो भी संक्रमण वाहनों के सामान्य स्थितियों से निपटना आवश्यक है, जो जैसे कि अभी कोरोना में पीपीई किट है, मास्क है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग कहीं ना कहीं ले जाके अपशिष्टों को अच्छे से उनको निपटाते हैं कि कहीं भी कोई चीज़ बाहर रहना नहीं चाहिए। ठीक है ना, वही है कि स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाना पड़ेगा। रोग वाहक के प्रजनन स्थलों का पता लगाना कि रोग कहाँ से पैदा हो रहा है और कैसे मूव कर रहा है, किन किन माध्यमों से, उनको खत नष्ट करना पड़ेगा। धुआं देने का अभियान, अगर मच्छर वगैरह हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं किया जाएगा। कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। अपशिष्टों के निपटान के तरीकों में सुधार लाना। अब अपशिष्ट आप समझ रहे होंगे, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। अपशिष्ट होता है कि हम जो चीज़ें यूज़ कर लेते हैं उसके बाद जो बेकार चीज़ें बचती हैं उनको अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, या डिस्पोजल, आप समझ रहे होंगे अब तो जो बेकार चीज़ें बची, जैसे कोरोना में हमने मास्क लगा लिया, मास्क अब हमको कहीं अब उसको यूज नहीं करना, तो ऐसे ही कहीं नहीं फेंकना है। उनको निपटाने के कुछ तरीके बने हुए हैं, उसी तरीके से उसको निपटाना है। मास्क को उसी तरह से नष्ट करना है, पीपीई किट को भी उसी तरह से नष्ट करना है नियमों के तहत। ठीक है, और जल स्रोत जो हैं उनको हमको संक्रमण मुक्त रखना है। अगला पॉइंट है कि आपदा प्रबंधन और प्रबंधन के सोपान। यानी कि हमने बहुत सारी आपदाएं पढ़ी, बाढ़ आपदा, सूखा आपदा, सुनामी आपदा, भूकंप आपदा, और इधर मानवकृत आपदा में बम विस्फोट पढ़ा हमने, रासायनिक गैसों का रिसाव पढ़ा हमने, महामारी पढ़ी। ठीक है, ये सब हमने आपदाएं पढ़ी और उनके हमने वहाँ पे आपदाओं के प्रबंधन के बारे में भी पढ़ा। लेकिन अब आपदा प्रबंधन के बारे में हम यहाँ भी थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए, आपदा एक अनपेक्षित घटना है, यानी कोई अपेक्षा नहीं थी कि वो होगी, लेकिन आ गई, हो गई, अचानक से घटना घट गई। तो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती हैं जो मानव के नियंत्रण में नहीं है या थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित हो जाती हैं, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी कि मानव का जो क्रियाकलाप चल रहा है, दिनचर्या चल रही है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है।
इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। देखिए, लंबे समय से भौगोलिक साहित्य आपदाओं का प्राकृतिक बलों का परिमाण मानता रहा है और मानव उनका अबोध और असहाय शिकार रहा, परंतु प्राकृतिक बल की आपदाओं का एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं ही केवल नहीं पड़ी हैं कि प्रकृति की वजह से ही हमको आपदाएं आती हैं। कुछ आपदाएं मानव क्रियाकलापों से भी आती हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं, यानी कुछ कारण तो मानव के ऐसे सीधे सीधे उत्तरदायी हैं कि मानव की वजह से ही कुछ आपदाएं आई हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC, गैस वायुमंडल में छोड़ना, ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु प्रदूषण, जल मिट्टी संबंधी पर्यावरणीय प्रदूषण, ये सब समस्याएं क्या है? मानव जनित समस्याएं हैं। अब कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से आपदाओं को बढ़ावा देती हैं, जैसे वनों के विनाश से भूस्खलन और बाढ़। हमने वन काटते गए, उससे भूस्खलन होता गया, मिट्टी धसकती गई, रास्ते अवरुद्ध होते गए, बाढ़ आती गई। यह सर्वमान्य सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में वृद्धि हुई है, यानी कुछ वर्षों से मानव की वजह से बहुत ज़्यादा आपदाएं आना चालू हो गई हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रयत्न भी किए गए हैं। इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, यानी कि प्रयास किए जाते हैं कि इन घटनाओं से बचा जाए, लेकिन ज़्यादा कुछ सफलता हमको नहीं मिली है। परंतु इन मानवीकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनके प्रभाव को कम करना और इनका प्रबंध करना। इस दिशा में क्या है कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन पर हम रोक नहीं लगा सकते। बाढ़ है, पानी बहुत बरसा, बाढ़ आ गई, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके हम प्रभाव को कम कर सकते हैं और उनको हम प्रबंध भी कर सकते हैं। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, भूशिखर सम्मेलन मई 1994 में याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी आदि प्रमुख प्रयास हैं। यानी कि हमने 1993 में और 1994 में प्रयास किए और कुछ संस्थाएं बनाई। अब देखिए, आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों की एक ऐसी श्रृंखला है, यानी कि जो आपदा समस्या आई उनका प्रबंध करना, उनसे बचना, एक क्रियाकलापों की ऐसी सीरीज, यानी कि बहुत से काम हमको एक के बाद काम करने पड़ेंगे, जो आपदा से पहले और उसके बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर भी चलती रहेंगी। बहुत सी क्रियाएं ऐसी होंगी जो हमें पहले और बाद में ही नहीं, साथ साथ में भी चलानी पड़ेंगी। यह व्यवस्था विस्तार और संकुचन मॉडल से भी अधिक है। इस व्यवस्था में यह मानकर चला जाता है कि आपदा संभावित समुदाय के भीतर आपदा की रोकथाम, उसके दुष्प्रभाव को कम करना, जवाबदेही कार्यक्रम, सामान्य जीवन स्तर पर लौटने के लिए पर्याप्त उपाय होते हैं। तथापि विभिन्न घटक संकट और समुदाय की असुरक्षा की संभावना के बीच के संबंध के आधार पर विस्तारित और संकुचित होते रहते हैं। यानी कि कोरोना भी है, तो देखिए हम इधर एक रोकथाम के उपाय भी बताते हैं कि 2 गज की दूरी पर रहिए, मास्क लगाइए, हैंड को धोते रहिए। ये हम बीमारी होने से पहले के उपाय बता रहे हैं। बीमारी अगर आपको हो गई है तो आप आइसोलेशन में रहिए, गर्म पानी पिए, एंटीबॉडी जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें वो खाइए। तो देखिए ये पहले वाली चीज़ें हैं, ये बाद वाली चीज़ें हैं, और साथ साथ में भी हम चलाते रहते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। अब आपदा प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं हैं कि आपदा प्रबंधन 4 बातों को महत्व देती है। तो पहले से तैयारी जो हम लोग करते हैं, कोरोना केस का एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण, तो हम पहले से तैयारी ये है कि हम हाथ धो के रखें, हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी पर रहें। कुछ जवाबी कार्रवाई होती है। तीसरा है कि सामान्य जीवन स्तर पर लौटना और पुनर्वास। चौथा होता है रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए योजना। आपदा प्रबंधन की 4 बातें हैं। पहले से तैयारी, पहले हम तैयारी कर लें, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो जवाबी कार्रवाई करें अगर कुछ महामारी बीमारी फैल गई है। फिर तीसरा कि सामान्य जीवन स्तर पर लौट आएँ हम लोग और वापस लोग पुनर्वास हो जाए। यानी कि जैसे पहले तो हमने तैयारी की कि बाढ़ वगैरह नहीं आए, नदी नाले हम सब साफ़ करके रखें कि पानी बरसे और बह जाए। पानी बरसा, बहुत ज़्यादा बरसा, बाढ़ आ गई तो हम जवाबी कार्रवाई क्या करेंगे? लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। बचाने बाद क्या करेंगे कि सामान्य जीवन स्तर, यानी कि उनका सामान्य जीवन चलने लगे, वो खाना बनाने, खाने पीने और रहने लगें।
तो उनको सामान्य जीवन स्तर पर लौटाना पड़ेगा और कहीं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। गाँव उनका डूबा है तो उनको वहाँ से लेके दूसरी जगह पर और कहीं पे साफ जहाँ पानी ना हो वहाँ पे उनको पुनर्वास यानी कि रहने के लिए जगह देनी होगी। फिर चौथा होता है रोकथाम दुष्प्रभाव को कम करने के लिए योजना। फिर हम योजना बनाएंगे या उसका जो भी दुष्प्रभाव होंगे, जैसे लोगों को बीमारियां हो जाएंगी क्योंकि जनहानि भी होगी बहुत बड़े लेवल पर, तो उससे बीमारियां फैलेंगी, तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए हमको योजना बनानी पड़ेगी। अब इसको डिटेल में समझाया गया है, अब हम समझते हैं चारों चीज़ों को। देखिए, पहले से तैयारी तो इसके अंतर्गत समुदाय को आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए पहले से तैयार रखना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, यानी लोगों को हम जागरूक करें समस्याओं के बारे में। दूसरा है कि समुदाय स्कूल व्यक्ति के लिए आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करना। अगला है मॉक ड्रिल प्रशिक्षण अभ्यास, उनको ये प्रैक्टिस कराते रहें कि किस तरह फिर हमको बचना है। अगला है कि सामग्री और मानवीय कौशल संसाधनों, दोनों प्रकार के संसाधनों की सूची। समुचित चेतावनी प्रणाली कि हम लोग समय पर हम उनको इन्फॉर्म करते रहें कि भाई सावधान हो जाइए, चेतावनी देते रहें। अगला है कि पारस्परिक सहायता व्यवस्था, यानी कि लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है कि असुरक्षित समूहों की पहचान, कि असुरक्षित जगह कौन कौन सी हैं, अगर बाढ़ आ सकती है तो निचले क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनकी हम पहचान करके रखें। दूसरा पॉइंट है कि राहत और जवाबी कार्रवाई। आपदा से पहले और आपदा के दौरान और आपदा के तुरंत बाद किए गए ऐसे उपाय जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपदा के प्रभाव कम से कम हों। इसके अंतर्गत आवश्यक बातें हैं। पहला है कि आपदा प्रबंध योजना को कार्य रूप देना। अगला है कि स्थानीय समूह की सहायता से सामूहिक रसोई स्थापित करना, चिकित्सा शिविर बनाना, संसाधन जुटाना, ताज़ा स्थिति के अनुसार चेतावनी देना, समुचित आश्रय टॉयलेट की व्यवस्था करना, रहने की अस्थायी व्यवस्था करना, प्रभावितों को डूबने और उनका बचाव करने के लिए दल भेजना, खोज और बचाव दलों की तैयारी, यानी कि अगर बाढ़ आ गई है तो उनको राहत कैसे पहुंचाएं और क्या करें, यानी खाना जुटाइए उनके लिए और चिकित्सा डॉक्टरों को बुलाइए, संसाधन जुटाइए, चेतावनी देते रहिए, टॉयलेट की व्यवस्था करिए, यही सब बातें हैं। अगला है तीसरा पॉइंट कि सामान्य जीवन स्तर पर लौटना और पुनर्वास। ऐसे उपाय जो भौतिक आधारभूत सुविधाओं के पुनर्निर्माण और आर्थिक और भावनात्मक कल्याण की प्राप्त में सहायक हों। समुदाय को स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की जानकारी देना, जिनके परिजन बिछड़ गए हैं उन्हें दिलासा देने के कार्यक्रम। अनिवार्य सेवा जैसे सड़कें, संचार सेवाओं को पुनः शुरुआत करना, क्योंकि हमको सामान्य जीवन स्तर पर लौटना है। आश्रय आवास सुलभ उपकरण, निर्माण के मलबे से प्रयोग के लायक सामग्री इकट्ठी करना, यानी कि अगर बाढ़ आ गई है, घर ढह गए हैं तो उनसे जो सामग्री बची हुई है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं उनको इकट्ठा करना। आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर ढूंढना, नए भवनों का पुनर्निर्माण करना। और अगले में आता है कि रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजना, यानी कि आपदाओं की गंभीरता और उनके प्रभाव को कम करने के उपाय ये हैं कि भूमि उपयोग की योजना तैयार करना, जोखिम क्षेत्रों में बसावट को रोकना, यानी कि जो भूमि है उसका उपयोग हम कैसे करें अब, और जहाँ निचले इलाके हैं जहाँ हर बार बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे हम बसावटों को रोकें कि यहाँ पे मत रहिए। अगला है कि आपदा रोधी भवन बनाना, ऐसे जैसे बाढ़ आती है तो ऐसे मजबूत भवन बनाइए कि बाढ़ से प्रभावित ना हो। आपदा घटने से भी पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना, सामूहिक जागरूकता और शिक्षा। तो बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और लेकिन हमने सारा फिनिश किया। आज अध्याय 6 हमारा समाप्त हो गया है। अब इसके जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो और अच्छे से डिटेल तो हमने पढ़ ली है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप सारे वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।